हाँ। आज मैं आपको करवाऊंगा इसमें नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन। सो आर्हीनियस इक्वेशन हमें क्या एक्सप्लेन करती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट एक्सप्लेन्स इट एक्सप्लेन्स द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट के विद टेम्परेचर ठीक है जी। अब आर्हीनियस इक्वेशन होती क्या है, के विल बी इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसको बोलता हूँ जी आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पर के क्या है आपका, के है आपके पास रेट कांस्टेंट। ठीक है जी। एंड व्हाट इज ए, एक कांस्टेंट है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, आर्हीनियस फैक्टर बोलता हूँ। आर्हीनियस फैक्टर बोलता हूँ, या ये एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है तो इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलता हूँ, है ना। इसको क्या बोलता हूँ, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलता हूँ। ठीक है जी। आर गैस कांस्टेंट है, आर क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है यहाँ पर, टी इज द टेम्परेचर। अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है वो आपको पता होगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और कैलोरी में इसकी वैल्यू हम 2 कैलोरी लेते हैं, 1.98 होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी केल्विन पर मोल। ठीक है जी। और ई ए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके आपको बताता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन में लॉग ले लेता हूं दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ के विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी। नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी। अब जब नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करता हूं तो 2.3033 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये नेचुरल लॉग है, इसको जब मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आ जाएगा 2.303 log 10 that will be equal to 2.303 log 10 minus EA upon RT। ठीक है जी। यहाँ पर K भी आएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो जब मैंने यहाँ पर ये log K लिख दिया तो ये 2.303 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.303 log A। इसको डिवाइड कर दूंगा 2.303 से, ये जो यहाँ से आया डिवाइड में, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया जी, तो ये बन गया आपके पास log के विल बी इक्वल टू log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो ये इस तरीके से आर्हीनियस इक्वेशन आ जाती है। ठीक है जी। log k will be equal to log a minus e a upon 2.303 RT। अब यहाँ से मैं इसके लिए आपको ग्राफ भी बना के बताता हूँ कि इसमें कैसा ग्राफ बनता है आर्हीनियस इक्वेशन में। देखो इसको मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। वाई एक्सिस पे मैं ये log के ले लूंगा इस तरीके से। ठीक है जी, log के ले गया वाई एक्सिस पे, और देखो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू एम और x। ठीक है, x आ जाएगा यहाँ पर 1/t। तो log k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। अब स्लोप कैसा है, अगर आप m देखोगे तो m कैसा है, इसमें नेगेटिव स्लोप है। ठीक है जी। और ये है इंटरसेप्ट। तो देखो ये नेगेटिव स्लोप इस तरीके से दिखाऊंगा। अभी जिस एक्सिस पे y एक्सिस को कट करती है उसको इंटरसेप्ट बोलता हूँ, तो ये log a आ गया। और यहाँ पर स्लोप m क्या है आपके पास,
minus EA upon 2.303. So this is the graph for Arrhenius equation. ठीक है, ये ग्राफ नीट में 2-3 बार पूछा जा चुका है, जेई में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे भी ये ग्राफ पूछ सकता है कि आर्हीनियस इक्वेशन के लिए इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई? ओके, तो ये था आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में। अब इस चैप्टर में एक दो छोटे से टॉपिक और बचते हैं। फर्स्ट आएगा इसमें फिर स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब स्यूडो का मतलब क्या होता है जी? व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स। है ना। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि कोई ऐसा रिएक्शन जो दिखेगा किसी और ऑर्डर का बट फॉलो किसी और ऑर्डर की काइनेटिक्स को करेगा, तो उसको बोलता हूँ स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आप लिख सकते हो द रिएक्शन which appears the reaction which appears to be of higher order, to be of higher order but follows first order kinetics, ऐसे रिएक्शंस को मैं क्या बोलता हूं? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलता हूं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है जी, मान लिया कि मैं कोई एस्टर लेता हूं CH3 COO C2H5, ये एक एस्टर है। अब इस एस्टर की मैं क्या करवाता हूँ? हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ जी, एसिडिक मीडियम में। तो जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है साथ में? एसिड बनता है। तो ये मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। ये हाइड्रोलिसिस कैसे हुई वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये इस तरीके से है CH3 COO C2H5। तो जब मैं यहां से इसको तोड़ूंगा तो वाटर के दो पोर्शन होते हैं, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ पर OH नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका अल्कोहल और ये बन जाएगा आपका एसिड। तो यही आपके सामने लिखे भी है, दिस इज योर एसिड एंड दिस इज योर अल्कोहल। अब जब मैं इसका आई मीन टू से रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब देखो यहां पर वाटर जो है मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो जो चीज थ्रू आउट द रिएक्शन एक्सेस अमाउंट में है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब ऐसे देखने में तो ये सेकंड ऑर्डर का लग रहा है। सेकंड ऑर्डर का क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लिखा है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें देख के लग रहा है कि दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर और एक वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर। अब मैंने आपको क्या बताया कि मैंने रिएक्शन के दौरान वाटर को एक्सेस अमाउंट में लिया है। एक्सेस अमाउंट में लिया है तो थ्रू आउट द रिएक्शन वाटर एक्सेस अमाउंट में ही रहेगा। अगर वो एक्सेस अमाउंट में ही रहेगा तो उसका इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं पड़ेगा। अब बात को समझ गए? जो चीज एक्सेस अमाउंट में स्टार्टिंग से ही एंड ऑफ रिएक्शन तक, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। तो इसलिए जिसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो केवल और केवल एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को मैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलता हूं। मतलब द रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, देखने में सेकंड ऑर्डर का लग रहा है ना। द रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट इट फॉलोज लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सच रिएक्शंस आर नोन एज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, आपको बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब इसमें एक और एग्जांपल भी आता है।
दो एग्जांपल है इसके, आपसे डायरेक्टली अब वो एग्जांपल पूछ सकता है। एक तो आ गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जो मैंने आपको अभी करके बताया। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है वो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इन द सिमिलर वे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी इसका दूसरा एग्जांपल है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जी, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसको क्या बोलता हूँ, केन शुगर बोलता हूँ, है ना। ठीक है जी। तो जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, वाटर को एक्सेस अमाउंट में ले लूंगा, तो ये किस में टूट जाएगा जी। आई थिंक बायो के स्टूडेंट, अब आपको ये पता होगा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है ना। तो जब भी मैं शुगर की हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है ना। तो अब जब मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब जो चीज एक्सेस अमाउंट में है थ्रू आउट द रिएक्शन, उसके ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं करेगा। तो देखने से तो ये लग रहा है कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, बट अल्टीमेटली ये भी क्या है, एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो केवल और केवल एक चीज की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट या स्मॉलर क्वांटिटी। जो चीज कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो थ्रू आउट द रिएक्शन एक्सेस अमाउंट में होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये भी स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं यहां से। तो चैप्टर में इतना ही है, इस चैप्टर में। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं अब आपको, ताकि आपको पता लग सके कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन A plus B will forming product, for a reaction A plus B will forming product, रेट ऑफ रिएक्शन वो हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। ये वो हमें क्वेश्चन में गिवन दे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है, पहला पार्ट पूछ रहा है, हाउ इज द, how is the rate of reaction affected, how is the rate of reaction affected if concentration of, if concentration of B is doubled। ठीक है जी, आपको ये कोई जनरल रिएक्शन उसने दिया है और ये उसका रेट दिया है। अब बोल रहा है कि बी की कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो इस रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बता सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, अगर बी की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं सर, जी, इट विल रिमेन सेम। इट विल रिमेन सेम। देखो जी, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपको दिया गया है आर ओ आर इस तरीके से, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसने क्या बोला कि मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो आर ओ आर क्या आ जाएगा, आर ओ आर विल बी इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह 2b आ गया, 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 4 के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्केयर। अब ये रेट था, इसको आप R1 बोल सकते हो सारे को। अब जो नया बना ये कितने टाइम हुआ पुराने का, बताओ जी, 4 टाइम्स ऑफ R1। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 4 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा, इट बिकम्स 4 टाइम्स। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, बी की कंसंट्रेशन को डबल करने को बोला तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 को मैंने बाहर रख दिया, ये पुराना रेट था। अब जो नया रेट बना पुराने रेट का कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया। समझ गए जी? यस सर। और नो? ओके, दूसरी चीज वो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी चीज वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है जी, व्हाट इज द ओवरऑल रेट, व्हाट इज द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन if A is present, if A is present in large excess। अभी आपको सब कुछ बता के हटा, थोड़ी देर पहले ही मैंने लार्ज एक्सेस में कोई चीज अगर दी गई हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको बताया। तो आपने मेरे को ओवरऑल रेट बताना, सॉरी ओवरऑल ऑर्डर बताना, रेट नहीं बताना है, ओवरऑल ऑर्डर बताना है कि क्या ऑर्डर रहेगा इसका ओवरऑल। देखो हमें उसने रेट रिएक्शन का दिया हुआ है, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, खुद ही बोल रहा है कि ए को मैंने लार्ज एक्सेस में ले लिया है, So it will not counted. हाँ इट विल नॉट काउंटर। अगर ये एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो रेट केवल और केवल किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड B करेगा, के केवल और ऊपर। केवल पी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर ये जो स्टोइचियोमेट्री दिख रही है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। Second. तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? Yes. ये सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टोशियोमेट्री जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जी। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जी, नो। वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो रिएक्शन केमिकली करवाया हो। अब ये जो भी आपको रिएक्शन दे रहा है ना, वो तो उसने अपने ओके। आप रिएक्शन दिया, केमिकली रिएक्शन दिया ना, वो मैंने मतलब आपको मैथमेटिकल नहीं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड वैल्यू नहीं है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन वैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड ही होता है, मतलब आपको होता जब भी है। वो पेपर में, हाँ जब भी आपको पेपर में उस तरीके का क्वेश्चन देगा तो वहां पर आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसीडर करना है, ठीक है। वहां पर आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसीडर करना है। क्योंकि मैंने आपको देखो एक चीज बताई थी कि जो रेट लॉ होता है हमारे पास, रेट लॉ हमें ये बोलता है कि जैसे मान लिए कि मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख दिया ये, ठीक है, तो रेट लॉ क्या बोलता है कि जो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स व्हिच आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। अब यहां पर इसने रेट हमें पहले से खुद लिख के दिया है वो। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर इन दोनों स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को प्लस कर दूं तो वो ऑर्डर आ जाएगा रिएक्शन का। अब ये अल्फा और बीटा जो है वो ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, ओके। मतलब कई मीन्स जो कई बार ए और बी जो उसके ये दिए हैं ना, मोलर फ्रैक्शंस दिए हैं, स्टोइचियोमेट्रिक सॉरी कोफिशिएंट्स दिए हैं, ये आगे रेट लॉ में बोलता है कि अब वो उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर लिया अल्फा एंड बीटा को। हाँ तो अल्फा एंड डायरेक्टली बीटा आर प्लस करेंगे तो ऑर्डर ओके। होगा। जी जी जी, ओके। ये अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन हुए, अगर इन दोनों का सम कर दूंगा तो वो ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, ये रेट उसने दिया हमें, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, क्वेश्चन में उसने गिवन दिया। और उसने एक ओके। चीज ये बोली कि अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो ए रेट ऑफ रिएक्शन से बाहर हो गया, तो मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब उसने ठीक। ऑर्डर पूछा है तो जो बी की स्टोइचियोमेट्री होगी वो ऑर्डर होगा, ओके, तो इसलिए सेकंड दैट विल बी द ऑर्डर। ओके, ठीक है। ऑर्डर। तो यहां तक क्लियर हो गया जी सभी को? कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं फिर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द half life for first order, calculate the half life for first order reaction। आपको क्या दिया गया है, उसने आपको के दिया हुआ है, के दिया है आपको 200 सेकेंड इनवर्स, तो आपने मेरे को टी हाफ बतानी है। बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टी हाफ मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, 0.693 बाय के। अब आपसे टी हाफ पूछ रहा है, के दे रहा है, तो के को इस तरफ ले जाओ, टी हाफ को यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा के विल बी इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। और टी हाफ कितनी दी है उसने उसने आई थिंक आपको ये दिया है, के दिया है ना, तो ये करने की जरूरत नहीं है, इसी से ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, के की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट करो और आंसर बताओ कितना है, इस तरीके से। 0.02465। कोई और आंसर जी? 0.03465। सॉरी सर। हाँ, ये ठीक है, फिर से बोलें जी आंसर। 0.03465। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल सही आंसर। अब देखो यहाँ पर के यूनिट थे सेकंड इनवर्स, तो टी हाफ की यूनिट यहाँ पर सेकंड आएंगे, है ना, ये बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि 200 सेकंड इनवर्स नीचे लिखूंगा, जब ये ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आंसर जो है वो सेकंड में आएगा। अगर आपको के जो है मिनट इनवर्स में दिया हो तो आंसर टी हाफ का मिनट में आएगा। अगर आपको के आर्स इनवर्स में दिया हो तो टी हाफ का आंसर आर में आएगा, या ईयर इनवर्स दिया हो तो ईयर में आएगा। ये बात का भी ध्यान रखें, यूनिट को साथ में लेके चलो। तो क्या आपको इतनी बातें क्लियर है जी सबको? अब देखो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला से कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ट्राई करनी है ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करवाता हूं। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ specific rate constant of 10 to the power minus 3 second inverse full stop, how much time will it take for 10 gram of the reactant 10 gram of the reactant to reduce to 5 gram। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है टी, बोल रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें स्पेसिफिक रेट के आपको दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, और पूछ रहा है कि 10 ग्राम रिएक्टेंट को 5 ग्राम रिएक्टेंट में रिड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कल भी मैंने ये आपको सारा कुछ बताया था, अगेन ड्राइव करवा के फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फॉर्मूला लगेगा इसमें, टी विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग
ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर ए कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है 10 ग्राम। अब 10 ग्राम से कितना रिड्यूस करना है उसको, 10 ग्राम से रिड्यूस करना है उसको 5 ग्राम में। ठीक है, तो देखो टी कैसे निकलेगा, टी विल बी इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3, लॉग ए कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम से कितना रिड्यूस करना है 5 ग्राम रिड्यूस करना है। ठीक है जी, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, तो ये बन जाएगा आपके पास टी विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 10 टू द पावर -3 लॉग 2। लॉग 2 कितना होता है, लॉग 2 होता है आपके पास 0.3010। ठीक है, 0.69 आंसर होगा सर। बिल्कुल सही बात है। अब देखो 10 की पावर -3 है, ऊपर चली जाएगी तो ये प्लस की बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगी टी विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 इंटू 1000। कितना बन जाएगा जी, यस और नो। ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है जी, तो टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा आपके पास 2303, मैंने इसका डेसिमल से वो कर दिया है ना, खत्म कर दिया, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, इंटू 0.3010। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 693। आप करके देख लो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 693.2 सेकेंड इज द फाइनल आंसर। कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से सॉल्व होगा। सर लॉग की वैल्यू तो गिवन होगी ना क्वेश्चन में। हाँ जी, पर देखो आपने खुद ही याद रख लेनी है, 3 4 लॉग की वैल्यूज आप याद रख सकते हो। जैसे log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.3010। ठीक है जी, log 3 होता है आपके पास 0.477। ठीक है जी, log 4 हो जाता है आपके पास इसका डबल 0.6020। ठीक है, और log 5 होता है आपके पास 0.699। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज log की आप याद करें। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है जी, और बाकी आपसे और क्या क्या इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, ग्राफ पूछे जा सकते हैं, और यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पर्टिकुलरली आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, जो स्पेसिफिकली मैंने एग्जांपल बताए थे कि जीरो ऑर्डर के ये एग्जांपल होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ये एग्जांपल होते हैं, है ना। उस तरीके से वो आपको एग्जांपल्स भी याद करने पड़ेंगे। अब देखो कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर के एग्जांपल भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो वो नोट कर लो आप। हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। जब मैंने आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में बताया था डिफरेंस, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना। तो देखो पहला एग्जांपल है इसमें H2 प्लस Br2 विल फॉर्मिंग 2HBr। अब ये देखने में तो हमें सेकेंड ऑर्डर का लगता है, बट यहाँ पर ऑर्डर होता है 1.5। ये फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल। सिमिलरली अगर दूसरे रिएक्शन की बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2 विल फॉर्मिंग COCl2, इसका ऑर्डर होता है जी 2.5। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप याद रखना। ये 3 एग्जांपल भी आप साथ में याद रखें। क्लियर है बात,
इसके साथ साथ कुछ आपको सेकंड ऑर्डर के भी बता देता हूँ रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का पहला एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय एल्केली। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय एल्केली। एल्केली किसको बोलता हूं जी? बेस को बोलता हूं। और इस रिएक्शन को बोलता हूं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब हो गया बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन एंड इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे CH3COO C2H5, ये मैंने एक एस्टर लिया, इसका रिएक्शन मैंने बेस के साथ करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक इस तरीके से सॉल्ट बन जाएगा सोडियम एसीटेट, और साथ में बन जाएगा आपके पास अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है जी। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा इसमें H2 + I2 विल फॉर्मिंग 2HI। ये भी सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट 2NO2 विल फॉर्मिंग 2NO + O2। तो ये कुछ रिएक्शंस आप याद रखना, ये भी सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है। और एक बात सेकंड ऑर्डर के लिए और याद रखना, इन केस अगर पूछ ले, जो सेकंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होती है ना, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन आता है, टी हाफ विल बी इक्वल टू 1/AK, ठीक है। तो आप यहां से कंक्लूजन ये याद रखना कि जो टी हाफ होती है सेकंड ऑर्डर के लिए, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ गए बात को जी? ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर पूछे तो आप आंसर दे सको, उस तरीके से मैंने करवाई है। और जो कल मैंने 1-2 क्वेश्चंस कराए थे ना, कि जैसे वो आपको बताया था कंसेप्ट की रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का। वैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कमीशन में, इस चैप्टर से आ सकता है ना। कि अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री से 50 डिग्री कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। कल मैंने वो सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से बताई है ना। तो उनको देख लेना, फिर कल हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लिया कि अगर जैसे आप अपने लेवल पे भी इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज सर ने नहीं बताई है, सर को बतानी चाहिए थी, या मेरे एंड से ये काम की लग रही है, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर द क्लास, ठीक है। बाकी असाइनमेंट्स मैं भेज ही रहा हूँ आपको, उनको सॉल्व करते रहो। जो भी उनके डाउट्स होंगे मैं उसकी पूरा A to Z आपको सारी चीजें करवाऊंगा, 1 by 1 एक एक क्वेश्चन करके, ठीक है। पहले सिलेबस कर लेते हैं, पूरी असाइनमेंट सॉल्व होंगी आपकी, जो भी असाइनमेंट, उसकी चिंता ना करें। और मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी अब कुछ टाइम के बाद जो है प्रोवाइड करने लग जाऊंगा आपको, हर असाइनमेंट के आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।